हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टेट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। आज लेकर आए हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें कि डिस्कस करने वाले हैं हम HP टेट के लिए 60 क्वेश्चन, जिसमें कि 30 रहने वाले हैं जीके के और 30 आपके साइकोलॉजी सेक्शन के रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो टोटल 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के सारे के क्वेश्चन रहने वाले, जिसमें कि 30 क्वेश्चन हम जीके के इंक्लूडिंग हिमाचल जीके, इंडिया जीके, ठीक है, और 30 क्वेश्चन CDP साइकोलॉजी के रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने साथियों के साथ जो भी लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? 1938, 1939, 1954, इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1939। सभी को पता है जो धामी गोलीकांड है ये 1939 में हुआ, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है गाइज। एग्जैक्ट डेट जो है वो है 16 जुलाई 1939। ठीक है, 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। ठीक है, शिमला जिले में धामी नामक स्थान पे धामी गोलीकांड हुआ था। तो वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे उनका नृत्य तब किसने किया था? तो ये भी आ सकता है। तो भागमल सोहटा, भागमल सोहटा, जो सोहटा, भागमल सोहटा, भागमल सोहटा जो उस समय के जो क्रांतिकारी एक लीडर थे। ठीक है, उन्होंने जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी लोग धामी में, ठीक है, उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन बनता है कि धामी गोलीकांड में जनता के प्रतिनिधि में जो किसने लीड किया था? तो भागमल सोहटा ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो सभी को पता है भाई, कांगड़ा में जो भूकंप आया था 1905 में आया था। एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 4 अप्रैल 1905। कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी टेट में पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, ये आपको अच्छे से ढंग से समझ के ठीक करने हैं। ठीक है, तो कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 4 अप्रैल 1905। आई होप आप समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कालेश्वर मेला किस जिले में मनाया जाता है? हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा, किन्नौर? कांगड़ा। तो कांगड़ा में कौन सा मेला मनाया जाता है? कालेश्वर। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, ये संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ UAE? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो UAE की जो मुद्रा क्या है? टका। टका नहीं है गाइस, टका कहाँ की है? बांग्लादेश। याद रखना है, ये भी टेट में पूछ लेता है कई बार। ठीक है, कि बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है? टका। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, दिनार, रियाल और दिरहम, ये भी अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज है। अगर हम UAE की बात करें तो UAE की जो करेंसी है वो है दिरहम। ठीक है, दिरहम याद रखना है। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो करेंसी है वो कौन सी है? दिरहम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? सबसे सॉल्टी, लवणता का मतलब सबसे नमकीन या सबसे ज़्यादा सॉल्टी, या जिसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, वान लेक, ये भी एक जो टर्की में ये एक झील है वान, ये भी गाइज सॉल्टी है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक जो है वो डेड सी है, मृत सागर, जो कि कहाँ कहाँ पे है? जॉर्डन देश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो लवणता वाली झील है वो कौन सी है? मृत सागर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं डेड सी। ठीक है, ये कौन से देश में है? तो जॉर्डन में। ठीक है, जबकि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है, याद रखना है। ठीक है, ये भी नमकीन लवणता वाली झील है। ठीक है, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी कौन सी? अमृत सागर है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो आपको बताना है कि भाषा के आधार पर भारत का वो कौन सा राज्य था जिसका गठन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? तो आपको पता है आंध्र प्रदेश। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य था जिसका निर्माण या जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, इसका डिवीजन भाषा के आधार पर हुआ था, इसका आंध्र प्रदेश का।
अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12। तो 12 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से डायरेक्ट अप्रूवल दिलाकर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि राज्यसभा जो है उच्च सदन है संसद का, वहाँ के लिए डायरेक्ट मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को करता है? तो याद रखना है 12। ठीक है, और राज्यसभा के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि राज्यसभा जो है एक ऐसा सदन है, तो ये जो है परमानेंट सदन है। ठीक है, परमानेंट हाउस या स्थायी सदन, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो मेंबर है उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का खुद का कोई काल नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसा हाउस है, ये परमानेंट है, कभी भी स्थगित नहीं होता है। आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, पार्ट्स जिसे हम कहते हैं? 18, 25, 22 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एट प्रेजेंट भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग है? 25। लेकिन जब संविधान बना था उस समय कितने थे? 22। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब संविधान बना था, जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितने भाग थे? 22। लेकिन अमेंडमेंट करके आप जानते हैं कि बहुत से 100+ जो है आपके अमेंडमेंट, नॉर्मल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन और संवैधानिक संशोधन हुए, जिसके चलते ये संख्या 22 से बढ़कर कितनी हो चुकी है वर्तमान समय में? 25। तो ये आपको याद रखना, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है? तो 25। लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय कितने थे? 22। ये आपको याद रखना है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1946 में। ठीक है, 1946 में जब से संविधान बनना शुरू हुआ था उसी समय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और आपको पता है संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया था, जिसमें कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज का समय लगा था संविधान सभा को हमारा संविधान को तैयार करने में। ठीक है, और जो संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये हो चुका था आपके 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन इसको लागू कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो चुका था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, अगला जो क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की जो रानी है वो किसे कहा जाता है? कोच्चि को। तो ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी, द क्वीन ऑफ जो अरब सागर है वो किसे कहा जाता है? तो वो कोच्चि को जो है वो कहा जाता है अरब सागर की रानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि क्वेश्चन तो इजी पूछा, लेकिन इसके बारे में जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले पूछा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, गवर्नर जनरल पूछा है, वायसराय नहीं पूछा है। ठीक है, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटेक। लॉर्ड विलियम बेंटेक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय थे, लेकिन जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटेक का जो मेन रोल रहता है, 1828 में इन्होंने किसको बंद किया था? सती प्रथा को। सती प्रथा को किसने बंद किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटेक ने। जबकि अगर आप लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन जो है 1872 में इन्होंने जो है जनगणना को शुरू किया था, लॉर्ड रिपन के टाइम में। ठीक है, जो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना को शुरू किया था, लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, लेकिन लॉर्ड रिपन ने
जनगणना को शुरू किसने किया 1872 में? लॉर्ड मेयो ने, ठीक है। लेकिन लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको कंटिन्यूस किया कि भाई हर 10 साल के बाद होगी जनगणना, ठीक है। तो नियमित रूप से जनगणना को शुरू किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। ध्यान रखना, अगर आए कि भाई भारत में वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने जनगणना को शुरू किया, तो वो किया लॉर्ड मेयो ने। कब किया? 1872। लेकिन अगर पूछे कि भारत का वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने नियमित जनगणना शुरू की, मतलब रेगुलर की भाई हर 10 साल बाद होगी, वो था लॉर्ड रिपन, ठीक है। अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इसने जो है हड़प की नीति का अपनाया था, ठीक है। हड़प की नीति जिसे हम लैप्स ऑफ ट्रीटी ऑफ डॉक्ट्रिन कहते हैं, ठीक है, डॉक्ट्रिन, ठीक है, हड़प की नीति, ठीक है, उसको चलाया था। और इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच 1853, वो भी किसके समय में आया था? वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय ही आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, इंटरनेशनल मदर डे। इंटरनेशनल मदर डे 2023 कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल मदर डे 2023 मनाया गया 24 मई 2023 को। कब बनाया? 14 मई, माफ़ कीजिएगा, 15 मई। तो 14 मई को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल मदर्स डे। इंटरनेशनल मदर्स डे कब मनाया गया? तो 14 मई 2023। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो गाइज, अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 712 ईस्वी। 712 ईस्वी पे जो है किसका आक्रमण हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। और उसके बाद जो है मोहम्मद बिन गजनबी का होता है, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, महमूद गजनबी, इसका जो है बाद में होता है 1000 ईस्वी के आसपास। लेकिन उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में कर लिया था सिंध के दाहिर इत्यादि में आक्रमण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन है प्रसिद्ध पशुपति नाथ की मूर्ति या जो मोर है, मूर्ति है बेसिकली ये, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। तो ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। और अगर हम लोथल की बात करें, लोथल में क्या था? तो यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह था, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह था। हड़प्पा से भी कुछ एक फेमस चीज़ें मिली है। तो इसमें से जो मुख्य है वो है जो मातृ देवी की मूर्ति है, मातृ देवी की जो मूर्ति है वो हड़प्पा से मिली थी। इसके अलावा हड़प्पा से जो है वो स्वास्तिक चिन्ह जो है, जो इस तरह का होता है स्वास्तिक चिन्ह, तो ये भी जो है हड़प्पा से मिला था। तो हड़प्पा से आपको याद रखना है एक मातृ देवी की मूर्ति, एक स्वास्तिक चिन्ह, ये जो दो है प्रमुख रूप से। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी, ठीक है, जैसे कुम्हार का चौक मिला था, श्रमिक आवास मिला था, RH-37 कब्रिस्तान मिला था, ठीक है। तो लेकिन जो प्रमुख है वो आपको याद रखना है, क्योंकि टेट में इतना डीप नहीं पूछता है। तो ये हो सकता है कि स्वास्थ्य चिन्ह पूछे, भाई ये कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था। मातृ देवी की मूर्ति ये कहाँ से मिली थी? तो हड़प्पा से। लोथल का मैंने बता दिया। लोथल में क्या है? लोथल फेमस है क्योंकि ये उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो कहाँ था? वो लोथल में ही था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। एक तो जैसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, ठीक है, एक ये हो गया। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति, कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति ये मिली थी, ठीक है। उसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार और स्नानागार, ठीक है, नहाने के लिए जो बहुत बाथरूम जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ा, इतना बड़ा था, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वो, ठीक है। अनागार और स्नानागार भी, ये भी कहाँ से मिले थे? ये आपको मोहनजोदड़ो से मिले थे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके मोहनजोदड़ो को। तो जो पॉसिबल हो सका वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवाई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द ऑल इन्फॉर्मेशन विच आई शेयर्ड विद यू। अगला जो क्वेश्चन है गाइज ये है संजय विद्युत परियोजना किस जिले में है? कुल्लू, किन्नौर, शिमला या इनमें से कोई नहीं? संजय, माफ कीजिएगा, संजय विद्युत परियोजना जो है ये किन्नौर जिला में है, ये याद रखना है।
और ये हिमाचल प्रदेश की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी परियोजना है, ये आपको याद रखना है। अंडरटेकिंग जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो प्राइवेट लिमिटेड में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है और जो कि किन्नौर जिला में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी किन्नौर जिला से संबंधित है। किन्नौर जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? हाउ मैनी जो असेंबली है वो किन्नौर में कितनी है? ठीक है, तो विधानसभा के कितने क्षेत्र है यहाँ पे, मतलब कितनी सीट्स है? तो मात्र एक ही है। ठीक है, किन्नौर में कितनी विधानसभा के क्षेत्र है? तो मात्र एक। ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है गाइस कहाँ की है? चंबा की। आपको याद रखना है, सबसे कम साक्षरता जो है महिला की पूछा है यहाँ, तो किसकी है? चंबा की। अगर ओवरऑल पूछे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है? हमीरपुर। ठीक है, सबसे कम जो साक्षरता वो कहाँ की है? चंबा की। और महिला की भी सबसे कम कहाँ की है? चंबा की है। तो ये आपको याद रखना है। सेंसस से जरूर क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ठीक है, तो सेंसस को आपको ढंग से पढ़ के जाना है, क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट की क्वेश्चन बनता ही है यहाँ से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना। तो हिमाचल प्रदेश में जो बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना। यूँ तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यमुना जो है सतलुज से भी बड़ी नदी है, लेकिन अगर हम बहने की दृष्टि से देखें, इसके जल जो है जल प्रवाह की दृष्टि से देखें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये कम ही दूरी ट्रैवल करती है, तो इस वजह से यमुना को जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी जो नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सतलुज। अगर हम सबसे बिगेस्ट की बात करें, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हो जाएगी चिनाब। ठीक है, चिनाब क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई चिनाब जो है वो जल संग्रहण में सबसे ज़्यादा पानी है उसमें। ठीक है, इसलिए चिनाब को सबसे बड़ी नदी का दर्जा दिया गया। लेकिन अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी? सतलुज। और सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना। यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है टॉन्स, बरगिरी इत्यादि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द टेट एग्जाम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा हो जाएगा? आपका राजस्थान। ठीक है, तो याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो वो है राजस्थान। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बताएं तो वो आप कमेंट करके बताएं कि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वो मुझे आप कमेंट करें। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राज्य कौन सा है, सॉरी स्टेट, तो वो है राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है ये। ठीक है, तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई। ये सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मुंबई को। ये भी आपको याद रखना है। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मुंबई को। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इनमें से 3 नदियां हैं जो डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी ये भी डेल्टा बनाती है, कावेरी नदी ये भी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी डेल्टा बनाती है। तो आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है ये संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा है, रिवर डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी बनाती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा। ठीक है, तो नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो है कोई भी किसी प्रकार का डेल्टा नहीं बनाती है। तो ध्यान रखना है, नर्मदा नदी जो है कोई डेल्टा नहीं बनाती। तो निम्न में से कौन सी नदी है ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से सोने का रेशा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जो सोने का रेशा है वो किसे कहा जाता है? तो कपास, जूट। किसको कहा जाता है? जूट को। तो जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। ठीक है, कि ये जो रेशा है ये किसका है? इसको माना जाता है कि गोल्ड पॉलीमर है। ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट है। तो जूट को जो है सोने का रेशा
कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है, ठीक है, मार्स को। मार्स जिसे मंगल कहते हैं हम, इसको क्या कहा जाता है, इसको लाल ग्रह का दर्जा दिया गया है। अगर हम अर्थ सिस्टर कहें तो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र को। शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम लाल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो वो मंगल को कहा जाता है। गाइस अगला जो क्वेश्चन है वो है किस उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली, कलकत्ता। तो जो गाइस इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है यहाँ पे जो है क्या है, सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो अगला है इसको क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिएगा। इसका जो है क्वेश्चन समझिए पहले। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत क्या आता है, जो वित्त आयोग है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, तो 280, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सीईओ पूछा है, सीईओ तो अलग अलग के पूछे। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला, जो ये कहाँ के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। तो सत्या नडेला जो है ये कहाँ के जो है आपके सीईओ है, कौन सी कंपनी के है, तो आपको याद रखना है जो सत्या नडेला है, सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। बिल गेट्स किसके हैं, तो ये एप्पल के हैं। अगर हम सुंदर पिचाई की बात करें तो ये है गूगल के। सुंदर पिचाई किसके हैं, गूगल के। सत्या नडेला किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। और बिल गेट्स है एप्पल के सीईओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये है राजीव कुमार, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ये अभी आपने जो डिस्कस किया ये जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने देखा है कि हमने हिमाचल प्रदेश का जीके उसको भी डिस्कस किया, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का जीके उसको भी डिस्कस किया। और अब हम जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे आपके साइकोलॉजी के, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। साइकोलॉजी को क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जल्दी से जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना जो भी आप राय देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और वीडियो को शेयर पक्का करना है, ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चलते हैं साइकोलॉजी की क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ साइकोलॉजी के। और आज का हमारी इस वीडियो का साइकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला वो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, नन ऑफ द अबव। गाइस मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे से जुड़े हो, मतलब हमारे चैनल क्रैक कंपटीशन से तैयारी कर रहे हो एचपी टेट की, तो आप कभी भी भूल कर भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हो। अगर आप मेरी इस बात को सपोर्ट करें तो कमेंट में जाकर आप यस लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल आपने फार्मूला बताया था, और उस फार्मूले को आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तब तो मैं क्या ही कहूँ कि आपको पता ही नहीं है। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि जब भी डेवलपमेंट की बात हो, विकास की बात हो, चाहे वो इंसान का विकास हो या छात्र के विकास की बात करें, ये हमेशा अंत्य क्रिया होती है किसकी, इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी, इन दोनों की अंत्य क्रिया। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों जो फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कि इंसान का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो कैसा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके इन्वायरमेंट, उसका वातावरण कैसा है और उसके आनुवंशिकता में किस तरह के जीन्स मिले हुए। वो दोनों जो पक्ष साइकोलॉजी के हिसाब से निर्धारित करते हैं कि इंसान का जो विकास है वो किस तरह का होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी होता है आनुवंशिकता, ठीक है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से जो प्रेजेंट जनरेशन को और प्रेजेंट जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन को जाती है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट होता है गाइस ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है लेकिन फॉर्मूले इसमें यही लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो गाइज अगला जो क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में आपको बताना है कि कितने जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। तो जो टोटल गुणसूत्र होते हैं, टोटल जीन्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं बेसिकली इनको, क्रोमोसोम्स। तो टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46। ठीक है, याद रखना कितने होते हैं, 46। तो आपको पता है 46 में कितने पेयर का बनता है, तो 23 का। तो 23 पेयर पूछा है यहाँ पे। कई बार जो क्वेश्चन आता है इस तरह का गाइज, उसमें 23 भी होता है ऑप्शन में, 46 भी। अब बच्चे जल्दी जल्दी कोई 23 टिक करते, कोई 46। अगर जोड़े पूछा हो तो इतना तो कॉमन सेंस लगाना ही है आपको, जोड़े पूछे तो पेयर होगा 23। अगर मुझे गुणसूत्र कितने थे तो 46। ठीक है, पीछे एक बार टेट में आया वो जिसमें ये दोनों ऑप्शन थे और बहुत सारे लोगों ने इसमें गलत भी कर लिया टिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी कर चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है यार, तो ये गलत नहीं करनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइस अगला जो क्वेश्चन है ये है, हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। ये भी क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है और मतलब अब तो आपको ये याद ही हो गया होगा, रट ही लिया होगा आपने। ठीक है, अगर आपको मैं ऑनेस्टली एक चीज़ और कहता हूँ, आप बुरा ना मानिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसका मतलब आपके टेट के पास होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर। मतलब कोई चमत्कार ही होगा, कोई मैजिक ही होगा जो आपका टेट का पेपर क्वालिफाई हो, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें स्पेशली। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बच्चे को भी पता होता है भाई कि साइकोलॉजी की जो पहली प्रयोगशाला है वो किसने खोली थी, वो खोली थी विलियम वुंट ने। कब खोली थी, 1879 में। ठीक है, कहाँ पे खोली थी, तो जर्मनी के लिप्सिंग शहर में, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। ठीक है, और पिछली वीडियो में जब हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली प्रयोगशाला कब खोली गई थी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, सॉरी, भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई थी और कहाँ पे खोली गई थी, ये मुझे आपने कमेंट करके बताना, तब मुझे पता चलेगा ज़रा आप कितना याद रखते हैं चीज़ों को। अभी रिसेंटली जो एक दिन पहले डाली थी मैंने वीडियोस में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तब मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो जो लोग कमेंट करेंगे उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लेके बताऊंगा कि जो हमारे रेगुलर वॉचर है और कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया। तो जल्दी आप इसका कमेंट करें कि भारत में कहाँ पे जो है वो फर्स्ट, भारत की इंडियंस फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई और कब हुई थी। ठीक है, जल्दी अभी आप इसका कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है, मानसिक आयु जिसे हम मेंटल एज कहते हैं की अवधारणा दी गई थी। तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये साइमन बिने। तो ऑप्शन ए, बिनी नहीं है गाइस, बिने है। ठीक है, साइमन बिने, साइमन बिने, इनके द्वारा दिया गया था क्या, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो याद रखना है, आईक्यू का टेबल दिया था टर्मन ने और आईक्यू का फॉर्मूला दिया था विलियम स्टर्न ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेंटल एज की बात करें हैं तो मेंटल एज का जो अवधारणा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज किसने दिया था, तो ये था बिले साइमन ने या साइमन बिने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान पे कौन सा चीज़ फैक्टर इसमें आधारित है, किंडरगार्टन, मोंटेसरी, खेल विधि या ये सभी। तो ये किंडरगार्टन, मोंटेसरी और खेल विधि ये तीनों जो है वो शिक्षा मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होने वाली ये तीनों चीज़ें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो डी आंसर जो है ऑप्शन, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों किंडरगार्टन, मोंटेसरी और खेल विधि तीनों जो है शिक्षा मनोविज्ञान पर ही आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस बहरहाल अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसिस रेनफोर्समेंट इन हिज लर्निंग थ्योरी। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर जोर दिया। अर्थात कहने का है कि वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट ऐसा था जिसने पुनर्बलन, जिसे हम रेनफोर्समेंट कहते हैं, उस पर अधिक बल दिया था। तो आपको पता है B.F. स्किनर वो साइकोलॉजिस्ट थे, B.F. स्किनर। ठीक है, इनके द्वारा जो है पुनर्बलन पर या जो है रेनफोर्समेंट, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पुनर्बलन जब भी आए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर। स्किनर ने ही पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो गाइस जो अगला जो क्वेश्चन है ये है सीडीपी से उठाया हुआ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ स्टडिंग अ चाइल्ड हु रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल इज। पाठशाला से भागने वाला बालक के अध्ययन की सर्वाधिक सर्वाधिक उपयोगी विधि है। इनमें से आपको बोला कि अगर कोई बच्चा है स्कूल से बंक मारता है, ठीक है, मतलब खास इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है उसका एजुकेशन में, तो उसके लिए आप इनमें से कौन सी मेथड का इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चनेयर मेथड, ठीक है, प्रैक्टिकल मेथड, सर्वे मेथड या इंडिविजुअल टीचिंग मेथड? तो इसका जो राइट आंसर होना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। जो मैंने आपको टेक्निक बताई है किस तरह से आपने टेट का पेपर अटेम्प्ट करना है, उस समय भी मैंने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वाली टेक्निक बताई थी आपको। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से तब आपको इसका पता होगा। अगर आप नहीं जुड़े तो हमारी साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर विजिट करें, वहाँ हमने सारी चीज़ें बताई कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन को किन तरह से टैकल किया जाता है, खासतौर पर सीडीपी की। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो टीचिंग मेथड है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, व्यक्तिगत तौर पे उसको ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो स्कूल से भागे ना। ठीक है, जबकि जो क्वेश्चनरी मेथड है, प्रयोगात्मक विधि है, सर्वे मेथड है, ये सब जो है ग्रुप मेथड है। ठीक है, बच्चे को समूह में पढ़ाने के लिए, लेकिन ये बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इसलिए उसको व्यक्तिगत अध्यापन विधि के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं बहरहाल अगले प्रश्न की तरफ। सो गाइस जो अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन एरिया ऑफ डेवलपमेंट। डैश इज एन एरिया ऑफ डेवलपमेंट, तो विकास का क्षेत्र है। इनमें से विकास का क्षेत्र कौन सा है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक? तो मुझे बताइए जल्दी से इसका क्या होना चाहिए आंसर। तो जल्दी से सोचिए और कमेंट करें, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और उसमें होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो विकास है वो तीनों का मिश्रण होता है, फिजिकल भी, मेंटली भी और सोशली भी। जब तीनों तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली कनेक्ट हो जाता है कोई, उस तब हम कहते हैं उसका फुली डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, द हार्मोन्स ऑफ विच ग्लैंड अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ हाइट। कौन सी ग्रंथि का हार्मोन्स लंबाई के विकास को प्रभावित करता है? अब इस क्वेश्चन को जो साइकोलॉजी में नए नए है या फर्स्ट टाइम टेट दे रहे हैं वो कहेंगे सर ये अपना जनरल साइंस का क्वेश्चन कहाँ साइकोलॉजी में डाल दिया। ठीक है, कुछ एक बीच में इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जनरल साइंस का होने के साथ साथ साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन है। साइकोलॉजी सेक्शन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आया हुआ है ऑलरेडी टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात होगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी सिर्फ फिलॉसफी का एक विषय ना बनकर ये अब साइंस का भी एक अभिन्न अंग हो चुका है। ठीक है, तो इस क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम अब साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा हो चुका है शुरू। ठीक है, तो अब इसमें जो ये सब चीज़ें भी आएगी। तो बहरहाल बात करते हैं कि कौन सी ग्रंथि का हार्मोन है जो लंबाई को प्रभावित करता है। अगर उसका विकास ढंग से ना हो तो लंबाई जो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती है, तो वो है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो जो ये पीयूष ग्रंथि है इसको जो है अगर इसका फुली विकास ना हुआ, फुली डेवलपमेंट नहीं हुई, तो जो ओवरऑल जो डिजर्व करने वाली हाइट होती है किसी भी इंडिविजुअल की वो गेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि के अफेक्ट होने की वजह से जो इंसान की लंबाई भी इफेक्ट होती है, तो ये आपको याद रखना है। और पीयूष ग्रंथि को जो है क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, इसको जो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, आपको याद रखना है। कई बार इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किसी जीवित प्राणी की सबसे आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? फिर से वही है भाई जनरल साइंस, लेकिन ये जनरल साइंस नहीं है। ये कौन सी क्लास है? ये है मैराथन क्लास, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में। जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी में ही आते हैं क्वेश्चन। तो किसी भी जीवित प्राणी में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे बेसिक यूनिट कौन सा होता है? कोशिका, संधिस्थल, ग्रंथियां या स्थायन तंतु? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। कोशिका जिसको हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, सेल्स। तो जो ये सेल्स होते हैं यही जो इंसान की सबसे आधारभूत इकाई होती है, सबसे फंडामेंटल यूनिट। सबसे फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है? तो वो सेल्स ही होती है, कोशिका। ये क्वेश्चन भी बार बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। किसी भी जीवित प्राणी की सबसे मूलभूत इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्स या सेल। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो फिर से गाइस मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि
प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। बहरहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन जो है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि आप जो है बार बार जो जल्दी से जल्दी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा आप जो है मेहनत को भी समझे। अभी रात का टाइम है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ देखिए कितना टाइम हो रहा है, एक सेकेंड। यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। 11:52 मतलब रात के जो है 12 बजने वाले हैं, ठीक है। बज ही गए ऑलमोस्ट, ठीक है। और रात के 12 बजने वाले हैं, 12 AM होने वाला है और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एडिट करना है, तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है गाइस। एक वीडियो अगर जैसे 1 घंटे का बना तो मतलब बहुत टाइम लगता है, ठीक है। पहले खुद चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सीधे उठे खड़े और बना ले वीडियो। पहले खुद वीडियो को पूरा एनालाइज करना पड़ता है, जो भी क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो भी टॉपिक है या जो भी कंटेंट आपने लिया है, उसके बाद रिप्रेजेंट करना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, फिर यूट्यूब एल्गोरिदम थ्रू के एल्गोरिदम को पूरा वे आउट करके चलना पड़ता है। तो मतलब बहुत लेंथी प्रोसीजर रहता है और हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें, सारी सर्विस मुहैया करवा रहे हैं, तो आपका इतना तो बनता ही है ना यार। तो अपने भाई की मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में एक प्यारा सा लव भेजें, ठीक है। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। ये आपको पता ही है। तो एक मेहनत के लिए एक लाइक आज पक्का बनता ही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ अ लर्नड रिस्पॉन्स कॉल्ड? सीखी हुई अनुक्रिया का लुप्त होना क्या कहलाता है? मतलब जब आपने कोई अनुक्रिया सीखी है और वो लुप्त हो गई तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम विलोप, एलिमिनेटेड हो गई, एलिमिनेट हो जाना, ठीक है। जब कोई इन्फॉर्मेशन आपने गेन की है और वो कुछ समय के बाद लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? विलोप होना कहेंगे, एलिमिनेट होना, कि एलिमिनेट हो गई वो, ठीक है। विलोपन या विलोप। अगले जो क्वेश्चन है गाइस वो है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ एन अडल्ट पर्सनस ब्रेन? जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, जो एक मेच्योर पर्सन होता है गाइस, उसका जो वेट है वो आपको बता रहे हैं कि लगभग कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1.36 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम 36 ग्राम, 1 किलो 36 ग्राम के आसपास जो है वो एक जो फुली मेच्योर्ड पर्सन है उसके माइंड का जो है या उसके ब्रेन का है जो है वो वेट होता है। ये आपको याद रखना है, वैसे भी आपको याद रखना है अपने सामान्य जानकारी के लिए, ठीक है। 1.36, ठीक है। मतलब लगभग 1.5 किलो के आसपास आप इसको मान सकते हो कि एक नॉर्मल जो इंसान है या एक जो एडल्ट पर्सन है उसके ब्रेन का वेट होता है 1.5 किलो। 1.36 आपको एग्जैक्ट याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है गाइज ढंग से समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में घबरा जाते हैं बच्चे, लेकिन पूछने का जो इसमें सिंपल सी आपको टर्म पूछी गई है। बहरहाल क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटायर सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच आर रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स कॉल्ड? प्राणी के जीन के पूरे समूह को जो माता पिता से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो गाइस उसको कहते हैं जेनोटाइप, ठीक है। तो इसको इसी तरह से याद करेंगे, उन्हें जेनेटिक्स कहते हैं ना, जेनेटिक्स, जेनेटिकली, मतलब उस तरह से आप समझ सकते हैं कि उसको जेनेटाइप कहते हैं। तो मैंने याद करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि जब जो आपसे पूछा जाए कि भाई माता पिता से जो जीन्स का जो पूरा ग्रुप होता है जो आपको रिसीव होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जेनोटाइप, ठीक है। क्या कहते हैं? जेनोटाइप। तो आपको याद रखना डायरेक्ट किस तरह से याद रखना है, तो आपको सिंपल याद रखेंगे जेनेटिक्स होती है कि भाई आप जैसे कहते हैं कि तेरे अंदर जो है तेरे पिता के जेनेटिक गुण है, तो उस तरह से आपको याद रखना कि जेनोटाइप जो है उसे कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो अब आपको ये क्वेश्चन ईजिली आता होगा, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मैं क्या ही कहूँ। बहरहाल क्वेश्चन है हु फाउंडेड बिहेवियरिज्म इन 1913? 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? तो सभी को पता होगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? वॉटसन। तो जे बी वॉटसन के द्वारा जो है बिहेवियरिज्म की स्थापना की गई। और वर्तमान समय में जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को किसका विज्ञान माना जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान इसको माना जाता है। और जे बी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है।
द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? तो ये भी जे.बी. वॉटसन है, ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन समय में साइकोलॉजी को सबसे पहले किसका विज्ञान मानते थे? आत्मा का। आत्मा के बाद किसका माना गया? मन का। मन के बाद चेतना का, और उसके बाद व्यवहारवाद का। ठीक है, वर्तमान समय में कौन सा स्वरूप है साइकोलॉजी का? तो व्यवहारवाद। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जे.बी. वॉटसन ने। और जे.बी. वॉटसन को किसका पिता माना जाता है? व्यवहारवाद का। द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जे.बी. वॉटसन। और ये भी आपको याद रखना है, सबसे पहले प्राचीन समय में या सर्वप्रथम पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान किसका विज्ञान थी? तो आत्मा की। उसके बाद काय का था? मन का विज्ञान। उसके बाद चेतना का विज्ञान, कॉन्शियस का। और वर्तमान समय में कौन काय का विज्ञान है? व्यवहारवाद का। और इसके लिए किसने संघर्ष किया था? तो जे.बी. वॉटसन ने। तो ये थी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो गाइस, जो अगला क्वेश्चन है वो है, हु हैज प्रपोन्ड द फर्स्ट 3 रूल्स ऑफ लर्निंग? सीखने के प्रथम 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर जिसको प्रतन और भूल का सिद्धांत कहते हैं, प्रतन और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, वो थ्योरी दी थी। ठीक है, थॉर्नडाइक ने लर्निंग की। तो वहाँ पे उनने 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। तीसरा था लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, तत्परता का नियम। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, जो 3 नियम दिए थे किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। और किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड दिए थे? तो ये दिए थे उन्होंने ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर जिसे आप प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं, जो किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा। उसको प्रभावित होकर ही, मतलब उस थ्योरी का कंक्लूजन निकाल कर ही उनने 3 नियम दिए थे, ठीक है, सीखने के। तो ये आपको याद रखना है थॉर्नडाइक ने। मैंने आपको 3 नियम बता दिए। पेपर में उन नियमों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कि बनते इस तरह क्वेश्चन, भाई 4 नियम दिए जाएंगे, फिर बोलेंगे कि इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। ठीक है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 दिए हुए कि इसमें से चौथा कुछ जोड़ा जाएगा, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि चैनल को प्लीज़ यार गाइस सब्सक्राइब कर लें, मेहनत को समझे थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें। अगर आपने सब कर लिया है तो प्लीज़ ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने उस साथी के साथ शेयर करें जो टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसे कहिए कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है, द IQ ऑफ ए चाइल्ड इज 150, व्हाट विल दैट चाइल्ड बी कॉल्ड? अगर कोई बच्चा है उसकी बुद्धि लब्धि 150 है तो वो बालक क्या कहलाएगा? एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वो बालक क्या कहलाएगा? तो क्या कहेंगे हम उस बालक को? मंद बुद्धि? बिल्कुल नहीं। सामान्य बुद्धि? बिल्कुल नहीं। प्रतिभाशाली या मूढ़ बुद्धि? ये भी गलत है। तो उस बच्चे को कहते हैं हम जीनियस या गिफ्टेड। प्रतिभाशाली, जीनियस 150, ठीक है। तो अगर किसी का IQ 150 है तो वो कौन सी कैटेगरी में जाता है? वो जाता है जीनियस में। ये मतलब बहुत ही रेयर ही होता है, ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि युगों में बहुत ही बिरले ही ऐसे पर्सन होते हैं, ठीक है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था उनका माना जाता है कि उनका जो IQ है वो जो है 130 के आसपास रहा होगा। खुद सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतने ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑल टाइम थे, उनका भी 130 था। जो नॉर्मल पर्सन है हम आपकी तरह, उनका तो कितना ही होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो सामान्य बुद्धि होती है नॉर्मल लोगों की, वो होती है आपकी 80 से 90 के बीच में। आम लोगों का IQ इतना पाया जाता है 80 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है। अब मंद बुद्धि या जो मूड होता है इनका जो है 0 से लेकर 20 या 25 तक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। लेकिन जो गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, उनका जो है 130 के प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट इन 1912? तो 1912 में 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि, जिसे आप IQ कहते हैं, का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो संप्रत्यय किसने दिया? तो IQ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो विलियम स्टर्न ने दिया था। तो आपको याद रखना है IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था स्टर्न ने, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये स्टर्न ने दिया था IQ का कॉन्सेप्ट, तो 1912। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर साइकोफिजिकल एबनॉर्मलिटीज कॉल्ड? तो मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है?
व्हाट आर साइकोफिजिकल एबनॉर्मलिटीज कॉल्ड। तो जो अबनॉर्मलिटीज है या जिसे हम असमानता कहते हैं, उन्हें इसमें से क्या कहते हैं? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, समायोजन, एडजस्टमेंट, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चिंता या टेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जो मनोशारीरिक असमानताएं होती है गाइज, ठीक है, वो सभी के बीच में होती है। कोई भी दो सेम जो स्टूडेंट है, कोई भी दो सेम लोग एक तरह की नहीं हो सकते, या उनके बीच में कोई फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से कोई भिन्नता होगी, या फिर कॉग्निटिवली या फिर मेंटल लेवल पे कोई उनके अंदर जरूर डिफरेंस होगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो या कोई लिविंग बॉडी हो, कोई भी दो इंसान या कोई भी चीज़ें इस दुनिया में एक तरह की नहीं हो सकती। उनमें उनके बीच में कोई ना कोई छोटी मोटी भिन्नता जरूर पाई जाएगी, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं या उन्हें व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो जो मनोशारीरिक असमानता होती है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, इन विच मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 20 to 30 सेकेंड। 30 सेकेंड आ गई है। मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जिसे आप लघुकालीन स्मृति के, दो तरह की मेमोरी होती है बेसिकली। ये भी होती है जैसे सेंसरी मेमोरी वगैरह, लेकिन बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही जिक्र होता है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है बिलो देन 630 सेकेंड, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसमें 30 सेकेंड से भी कम की चीज़ें सेव होती है इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक की आप जो है स्टोर कर सकते हो, उसके बाद ये बहुत शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो यहाँ भी वही पूछा कि किस स्मृति में सूचना को अधिकतम 20 से 30 सेकंड तक संचित कर सकते हैं। अधिकतम बोला है, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम कितने सेकंड तक, तो 30 सेकंड तक। और ये कौन सी मेमोरी में जाएगा? तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, STM जो है उसमें जाएगा, लघुकालीन स्मृति में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा ये, जिसका टाइम पीरियड मात्र 20 से 30 सेकंड तक का होता है, मैक्सिमम होता है 30 सेकंड। ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है, देयर आर डैश स्टेप्स इन एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है आपके एरिक्सन ने। पहला क्वेश्चन तो हो गया क्लियर कि भाई मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया आपके एरिक्सन ने। इसमें कितने सोपान है, कितने स्टेप्स है, तो आपको याद रखना 8। कितने स्टेप्स है? 8। तो जो एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिकवाद का सिद्धांत दिया था, उसमें कितने स्टेप है? तो 8 स्टेप है, ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल सिंपल है गाइस ये, कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत साइकोसोशल थ्योरी किसके द्वारा दी थी? एरिक्सन में। और इसमें कितने सोपान थे, कितने स्टेप्स थे? तो 8 स्टेप्स थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे इस वाले पेपर में पूछा गया भाई कितने स्टेप्स थे, कई बार पूछता है कि ये सिद्धांत दिया किसने था, तो एरिक्सन ने दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, जो अगला जो क्वेश्चन है वो है इंक ब्लॉक टेस्ट का। इंक ब्लॉक टेस्ट गिवन बाय। इंक ब्लॉक परीक्षण किसके द्वारा लिया गया था या दिया गया था? तो इंक ब्लॉक टेस्ट जो दिया था वो दिया था रोरशा ने। हरमन रोरशा इनका पूरा नाम था, हरमन रोरशाह, ठीक है। इनके द्वारा ये इंक ब्लॉक टेस्ट कंडक्ट किया गया था। और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता देता हूँ, जो इंक ब्लॉक टेस्ट है जो कि हरमन रोरशा के द्वारा दिया गया था, ये किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये पर्सनैलिटी मापने के लिए, जिसे हम हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, उसको मापने के लिए किया जाता है। इसमें टोटल 30 कार्ड होते हैं, जिसमें से 10 कार्ड मेल के, 10 कार्ड फीमेल के, और 10 कार्ड है वो बोथ जो है मेल और फीमेल के मिक्स होते हैं। तो ये कई बार कार्ड्स पूछ लेते हैं कि भाई इंक ब्लॉक टेस्ट में कितने कार्ड होते थे, ठीक है। तो ये थी गाइज आज की वीडियो एंड ऑल एंड एवरीथिंग। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक करें, कमेंट करें अपनी राय कि किस तरह की आपको ये वीडियो लगी। और जो मैंने आपसे वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछे थे, उम्मीद करता हूँ कि उसकी आंसर आपने कमेंट सेक्शन में दे दिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और टेट की तैयारियों को ऐसे ही करते रहें। हम बीच में आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।